Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the third part of the chapter Force and Laws of Motion. In today's video, we'll learn about Newton's second law of motion. Let's start with it. But before starting, we should discuss about what we learned in our last class, that is Newton's first law of मोशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये डिस्कस करा था कि बॉडी जब भी रेस्ट पर होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो वो दो चीज या तीन चीजों पे काम करती है। पहली चीज है कि वो अपना इनर्शिया मेंटेन करती है, तो ये इनर्शिया ही तो था। दूसरा नाम है क्या? लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, कि लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉज ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं कि जो भी बॉडी है आपकी वो हमेशा किस पे रहना चाहती है, या तो रेस्ट पे रहना चाहती है या फिर हमेशा यूनिफॉर्म मोशन पे रहना चाहती थी। ठीक है, अब यहीं से हम बात करेंगे आगे किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। चलिए, हाँ, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन का वो समझते हैं कि जब भी हम बॉडी पर क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी एक एक्सेलरेशन में आती है। और बॉडी किस में आती है? एक चेंज करती है अपना मोमेंटम को। किसको चेंज करती है? मोमेंटम को। तो उसी वजह से क्या बोला गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिस रेट पर मोमेंटम चेंज हो रहा है किसी भी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अनबैलेंस फोर्स जिस उस बॉडी पे लगाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक कंडीशन के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि आपकी एक बॉडी थी m, ठीक है, आप इसको रेस्ट पे भी मान सकते हो। मैं मान लिया कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है और वेलोसिटी u के साथ ये क्या कर रहा था? ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, अब जब मैंने क्या करा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करा। जैसे ही मैंने इस पे क्या करा, एक फोर्स F अप्लाई करा, तो ये बॉडी क्या है? मोशन में आ गई। एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई। और मोशन में आने की वजह से इसी बॉडी M ने फटाफट एक वेलोसिटी गेन करी, दैट इज v। ठीक है, तो अब इस बॉडी का क्या चेंज हो चुकी है? मोमेंटम चेंज हो चुकी है। जबकि हमने मोमेंटम को क्या जाना है कि मोमेंटम असल में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया बॉडी का? mu। ठीक है, और मोमेंटम आया है वो क्या हो जाएगा? mv। ठीक है, सो हमने क्या बोला कि जो भी क्या है, जैसे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट था कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी ने क्या करा है? अपना मोमेंटम चेंज करा है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? जब मैं बोलूंगा चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा? P2 माइनस P1। मुझे बस यही तो पता करना है कि मेरी बॉडी ने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, और इसी को मैं क्या बोलूंगा? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, दैट इज P2 माइनस P1। उसको हम क्या लिख सकते हैं? mv माइनस mu भी तो लिख सकते हैं। और अगर इसको ही मैं आगे क्या करता हूं? डिवाइड कर देता हूं टाइम से, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया आपका? mv माइनस mu अपॉन t। तो एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? फोर्स के। ठीक है, अब बस समझते हैं। चलिए, यही तो कहा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है किसी भी बॉडी की, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? जो भी फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई करा है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी समझा था। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोला है? P2 माइनस P1। उसको क्या करा? सॉल्व करा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगी आपकी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी mv माइनस mu बाय t के साथ। ठीक है, ओके। अब आगे क्या बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। जब हमें पता चल ही चुका है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के,
तो आगे क्या करा हमने, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम क्या करेंगे, चेंज करना चाहेंगे। और वो चेंज कैसे होगा, देखिए समझिएगा, ठीक है। हमें पता चल गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। मैं दोनों केस में क्या कर सकता हूं, मास को कॉमन ले सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मास को लेता हूं कॉमन, ठीक है। मेरा फॉर्मूला हो गया एम बी माइनस यू अपॉन टी। लेकिन मैंने ऑलरेडी इस चीज को सॉल्व कर रखी है, या आप लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को सॉल्व कर रखा है। कहां, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ऑलरेडी आप इस इक्वेशन को जानते हैं, ठीक है। आप सभी ऑलरेडी इस इक्वेशन को जानते हैं। अब इस इक्वेशन को हल्का सा मैं क्या करता हूं, ऑल्टर करता हूं, तो ये हो जाता है a अपॉन टी, v माइनस यू a अपॉन टी, ठीक है। और जब मैं क्या करूं, t को भी नीचे ले जाऊं, तो मेरा फॉर्मूला आता है v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर हो जाता है, a। तो क्या मैं अब इस इक्वेशन में v माइनस यू अपॉन टी को चेंज करके क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। तो डायरेक्टली मेरे फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया यहां पर, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब जब भी मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाता हूं, तो मुझे क्या समझना है कि मैं यहां पर शायद तक कोई कांस्टेंट रखकर इस वैल्यू को इक्वल रख सकता हूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू कांस्टेंट की लगा देते हैं, एम ए। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, क्या हो गया, F इज नाउ इक्वल टू k ma, ठीक है। अब ये जो k कांस्टेंट है, मुझे इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं सपोज करता हूं कि मेरी बॉडी है 1 kg की, ठीक है। और इस बॉडी पे मैंने क्या है, फोर्स अप्लाई करा है, किसका, 1 न्यूटन का। न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स की, इसके बारे में अभी हम समझेंगे कैसे और कैसे ऑब्टेन हुई, ठीक है। और इसकी वजह से ये बॉडी क्या है, इसने एक वेलोसिटी गेन किया, इसने एक्सेलरेशन गेन करा। इसने क्या गेन करा, एक एक्सेलरेशन गेन करा, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास हमारे फोर्स की वैल्यू भी 1 है, हमारे मास की वैल्यू भी 1 है, और हमारे एक्सेलरेशन की भी वैल्यू 1 है। ड्यू टू दैट हमारी k जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। अल्टीमेटली हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल्स टू ma। इस तरीके से हमें हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन होता है। चलिए इसको समझते हैं वापस, ठीक है। हमारे पास था m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v माइनस यू बाय टी, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू बाय टी किसके बराबर है, आपका a के बराबर है। तो हमें पता चल गया कि फोर्स नाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। और वहीं उसको इक्वल करने के लिए हमने क्या लगाया, k लगाया, जिससे ये बात है कि k क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हमने क्या है, मान लिया कि कोई k वैल्यू है जो किसी तरीके से इस फॉर्मूले को इक्वल कर देगी, प्रोपोर्शनल में नहीं रहेगी, रहने देगी, जिससे हमें फॉर्मूला मिल गया हमारा F ma, ठीक है। अब हम समझते हैं ऐसा यूनिट, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि फोर्स को मैं किस में मेजर करता हूं, 1 न्यूटन में। सो ये वैल्यू न्यूटन आई कैसे, कहां से आई, क्या है, इसको समझते हैं। चलिए अब पहले बात कर लेते हैं इन पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स acting on a body is equal to the product of mass of the body and acceleration produced। ये जो स्टेटमेंट है वो एक ही बात कहना चाहता है कि जब भी मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करूंगा, जब भी मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करूंगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो भी बॉडी का मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है ये उसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फोर्स हमारा हमेशा किसके इक्वल होगा, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। दे तो रखा है कि मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हमें क्या देगा, हमेशा हमारा रिजल्टेंट फोर्स देगा, ठीक है। अब इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा कहां रहेगी, जहां पर आपका एक्सेलरेशन होगा, मतलब
कोई बॉडी है, उसने कोई भी जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन गेन करा होगा, मतलब वास्तविक से कि हमने भी उसी डायरेक्शन में क्या लगाया होगा, उस पर फोर्स अप्लाई करा होगा। इस बात को समझते हैं। आप मानिए कि यहाँ पर एक फुटबॉल है, या कुछ भी बॉल मान लीजिए, किसी भी तरीके की, बास्केटबॉल मान लीजिए एक बार के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से इस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉल इस डायरेक्शन में थोड़ी जाएगी, बिल्कुल ये सामने ही आएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, और मोमेंटम भी वो उसी डायरेक्शन में चेंज करेगी, और एक्सेलरेशन भी वो उसी डायरेक्शन में गेन करेगी। चलिए SI यूनिट समझते हैं फोर्स की, ठीक है, कि यूनिट ऑफ फोर्स कैसे निकली। अब मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि फोर्स जो है उसकी यूनिट है न्यूटन। पहले समझते हैं फिर स्टेटमेंट पे बात करते हैं। देखिए, हमें ऑलरेडी पता है कि मेरा फोर्स किसके बराबर है, ma, ठीक है। मैं सपोज करता हूं कि मेरी एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, ठीक है। मैंने इसको फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी ने क्या करा है, एक एक्सेलरेशन गेन करा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कि क्या मानता हूं कि मेरी एक बॉडी है 1 kg की, उस पर मैंने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से उसने क्या गेन करा है, एक एक्सेलरेशन गेन करा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। चलिए मैं काम करता हूं, ये दोनों वैल्यू लिख देता हूं, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फोर्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का। अब दोनों SI यूनिट्स को मैं क्या करता हूं, साइड में ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन रियलिटी में असल यूनिट है फोर्स की kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इस वैल्यू को किसने डिड्यूस करा था, हाँ जी, न्यूटन जी ने। किसने डिड्यूस करा था, न्यूटन ने। तो जब उन्होंने फोर्स की SI यूनिट को डिड्यूस करा तो उन्होंने बोला इसका नाम मैं खुद पे रखूंगा, इसलिए उन्होंने बोल दिया इसको 1 न्यूटन। अब न्यूटन के लिए उन्होंने क्या बोला कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा फोर्स का, वो होगा न्यूटन। ये है क्या उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो भी फोर्स अप्लाइड होता है किसी भी बॉडी पे, है ना, वो मास 1 kg और एक्सेलरेशन मान लीजिए क्या प्रोड्यूस होगा उस बॉडी पे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो बात हमने अभी करी थी कि एक बॉडी ली है, उसको हमने क्या करा है, पुश करा है, और बॉडी का मास 1 kg था, और उस बॉडी ने क्या करा, एक जो एक्सेलरेशन गेन करा वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी वजह से क्या है, बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हुआ वो कितना हुआ, 1 न्यूटन का हुआ। आगे इधर भी समझा रखा है, देखिए उन्होंने भी यही करा, मास 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स अप्लाई करा, वैल्यू निकाल दी फोर्स की 1 न्यूटन, ठीक है। आगे हम एक और वैल्यू को समझते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फोर्स के लिए। हम अब उन चीजों पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। जरूरत क्या है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को पढ़ने की, उसको समझते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है या अर्थ के कांटेक्ट में है, उन पर एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ये भी तो एक फोर्स ही है, लेकिन अर्थ के केस में क्या है ना, अर्थ हर बॉडी को एक फिक्स एक्सेलरेशन के साथ ही क्या करती है, खींचती है, और उसको हम बोलते हैं स्मॉल जी, ठीक है। अर्थ की खूबी है कि वो हर बॉडी पर जो भी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, उसमें एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो फिक्स होगा, दैट इज स्मॉल जी। और इस स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कुछ हद तक चेंज होती है, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे कि जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम मास की बात करते हैं बॉडी की, कि बॉडी का मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, जो बॉडी का मास होता है वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि मास का मतलब ही क्या है कि बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है। मेरी बॉडी में जितना मैटर प्रेजेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, टिल मैं उसे चाहूंगा नहीं। लेकिन जनरल बॉडीज में मास
मैटर चेंज नहीं होता, मैटर का अमाउंट चेंज नहीं होता, तो उनका मास भी फिक्स रहता है। लेकिन जब भी मैं क्या बात करूंगा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस 1 किलो के मास के ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, जिसका मास क्या है 1 kg। अब मैंने इसको रख दिया अर्थ की सरफेस पे, मैंने इसे कहां रख दिया, अर्थ की सरफेस पे। अब इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बारे में समझते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा तो मैं एक्सेलरेशन लूंगा स्मॉल g, तो मेरा फॉर्मूला हो गया m g। मैं अब वैल्यू रखता हूं, दैट इज 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वजह से मेरी वैल्यू क्या आती है, मेरी वैल्यू आती है 9.8 न्यूटन। तो अर्थ किसी 1 किलो की बॉडी पे कितना फोर्स लगा रही है, 9.8 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रही है, 9.8 न्यूटन 1 केजी के ऑब्जेक्ट पे। 1 केजी का मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का है तो अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, 9.8 न्यूटन। लेकिन जनरली हम कभी भी ये नहीं बोलते कि भाई 9.8 न्यूटन हमें आलू दे दो, नहीं बोलते ना। या फिर हम कभी भी किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं और वहां पे जाकर ये नहीं बोलते कि हमें क्या है कि 19.6 न्यूटन शुगर प्रोवाइड करा दीजिए, नहीं ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं सीधे सीधे, या तो 2 kg हमें क्या दे दीजिए, शुगर दे दीजिए, या फिर हम बोलते हैं डायरेक्टली 4 kg ऑफ पटेटोज दे दीजिए। तो हम वहां पर केजी यूज ले रहे वर्ड को, असल में केजी क्या है, मास की यूनिट है। तो लेकिन हम जब भी केजी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है केजी वेट, हमारा मतलब क्या होता है केजी वेट। तो आगे जाकर इस 1 kg मास के जो फोर्स लगा ग्रेविटी की वजह से उसे क्या बोला गया, 1 kg वेट। क्या बोला गया, 1 kg वेट। अब वेट है तो हम जनरली इसको टर्मी वेट बोलते हैं, इसलिए हम इस फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट। जो भी फोर्स ग्रेविटेशन लगा रहा है किसी बॉडी पर और उसको हम मेजर कर रहे हैं, तब उस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, वेट। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। जैसे कि हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि एक कांस्टेंट फोर्स है, एक कंटिन्यूसली कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है एक बॉडी पर जिसका मास दे रखा है हमें 5 kg। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हुए जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये है हमारी डिटेल्स। हमें न्यूमेरिकल पढ़ते हुए डिटेल्स लेनी है, उन्हें रखनी है और फिर सॉल्व करना है। ऐसा करा न्यूमेरिकल सुपर इजी। ठीक है। दूसरी बात दे रखी है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज यहां पर आपको टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। मतलब बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है, बॉडी का मास 5 kg है और 2 सेकेंड तक वो फोर्स अप्लाई हुआ है। आगे अब ये फोर्स की वजह से क्या हुआ, बॉडी ने इंक्रीज करी है अपनी स्पीड, और स्पीड इंक्रीज होके क्या हो गई कि यू थी बॉडी की 3 मीटर पर सेकेंड एंड वी दैट इज फाइनल वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। हमें सबसे पहले क्या पता करना है कि क्या फोर्स बॉडी पे लगाया गया। ये तो हो गया हमारा केस 1, क्योंकि साफ दिख रहा है क्वेश्चन आगे तक जा रहा है, तो 2 या 2 से ज्यादा केसेस की बात हो रही है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम 5 सेकेंड। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, पहले तो फोर्स पता करो, और दूसरे केस में वो बोल रहा है कि अगर टाइम ड्यूरेशन 5 सेकेंड तक होता तो नई फाइनल वेलोसिटी क्या होती, ये हमें पता करना है। चलो शुरू करते हैं। आई गेस डिटेल सबको समझ में आ गई थी। हमें क्या दे रखा था, मास दे रखा था 5 kg, केस 1 की बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड चीज है हमें यू दे रखी थी वहां पे 3 मीटर पर सेकेंड, हमें वी दे रखा था 7 मीटर पर सेकेंड एंड हमें टी दे रखा था 2 सेकेंड्स। हमें निकालना था इस क्वेश्चन में फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है 2 फॉर्मूले, एक तो ma, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन दे ही नहीं रखा, तो हम इस फॉर्मूले को क्या करने वाले, कन्वर्ट करेंगे किसमें, इस फॉर्मूले में।
एम वी माइनस यू अपॉन टी। एम वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसा क्यों करा गया वो समझिए, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन दे रखा है और हम एक्सेलरेशन को इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, v माइनस यू बाई टी। ऑलरेडी पता है, इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, फटाफट वैल्यूज लगाते हैं, दैट इज 5 7 माइनस 3.2। प्लीज क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, जब तक आप करेक्ट वैल्यूज अप्लाई करेंगे आंसर गलत आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। याद रखना, हमेशा क्या करना है कि हमें ट्राई करना है कि हमारी वैल्यूज प्रॉपर्ली अरेंज करी जाए। ठीक है, यहां पर वैल्यूज हमारी प्रॉपर्ली अरेंज है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 माइनस 3 दैट विल बी 4। ओके, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2, डिवाइड करें आगे, 2 से डिवाइड करा, यहां पर आएगा 2, मैं फाइनली मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 2 को, मेरा आंसर आ गया 10 न्यूटन। तो मुझे क्या पता चला कि मेरा जो फोर्स था वो कितना आया, 10 न्यूटन। मेरा फोर्स क्या आया, 10 न्यूटन। चलिए, मेरा केस 1 तो हो गया, क्योंकि इसके बिना मेरा केस सेकंड सॉल्व हो ही नहीं सकता था। ठीक है, चलिए केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में हमारे पास फोर्स दे रखा है अब 10 न्यूटन, हमें वहां पे टाइम दिया गया था दैट इज 5 सेकेंड, निकालना हमें है वहां पर v। ठीक है, और हमें क्या देखा रखा है ऑलरेडी कि u हमें पता है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है ये, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं इस बात को। हमें ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला पता है दैट इज एम बी माइनस, मुझे निकालनी v की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करूंगा। मैं इस t को ऊपर पहुंचा देता हूं, वैल्यू हो जाएगी एफ टी एम वी माइनस यू। अब m यहां पर है मल्टीप्लाई में, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो हो गया एफ डॉट टी बाय एम, दैट इज, इसको हटा देते हैं, अब इसकी नहीं है, दैट इज v माइनस यू। ठीक है, एक मिनट, ओके, ठीक है, एफ डॉट टी बाय एम इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब इस u को भी उधर पहुंचाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डॉट टी अपॉन एम माइनस का u प्लस का u हो जाएगा इक्वल्स टू v। तो हमारा आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इन सब के बाद हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, एफ डॉट टी अपॉन एम प्लस यू इक्वल्स टू v। अब हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला, इसको नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं हम। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला हमने निकाल दिया था, नेक्स्ट शीट पे आ गए हम। ठीक है, ठीक है, एफ डॉट टी बाय एम प्लस यू गिव्स यू वी। चलिए, फोर्स की वैल्यू थी हमारी 10 न्यूटन, टाइम हमें दे रखा था 5 सेकेंड, मास था हमारा लास्ट बॉडी में, क्या था मास, आई गेस 5 kg। ठीक है, 5 kg प्लस यू था हमारा 3, इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 डिवाइड हुआ। ठीक है, आपकी वैल्यू आएगी 10 प्लस 3, आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 13 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाली है इस केस में, वेलोसिटी निकाली है। ठीक है, आई गेस यहां पर ये बात समझ में आ गई। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, which would require a greater force of acceleration accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second and a 4 kg mass at 2 meter per second। क्वेश्चन को फिर से आराम से रीड करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, बात ध्यान रखें, हमें 2 बार रीड करना है न्यूमेरिकल। वो कह रहा है which would require a greater force accelerating
किस फोर्स और एक्सेलरेटिंग, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन ऑलरेडी किसी बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। अब बॉडी है मास 2 kg की भी और एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहली बॉडी का आ गया। दूसरी बॉडी का दे रखा है कि मास बॉडी का है 4 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है कि किस बॉडी पर ज्यादा फोर्स लग रहा है। चलिए मैं अपना डिटेल लिख लेता हूं यहां पर कि मेरे पास m1 दे रखा है 2 kg, ठीक है, और a1 दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं मेरे को m2 दे रखा है क्वेश्चन में 4 kg और एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमें निकालना है फोर्स, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी m1 a1, मैं वैल्यूज रखता हूं, दैट इज 2 इंटू 5, वैल्यू आएगी 10 न्यूटन। चलिए F2 निकालता हूं, क्या हो जाएगा m2 a2। ये तो बड़े आसान सा क्वेश्चन चल रहा है, समझ में आया, सिर्फ वैल्यू रखने का काम है। m2 की वैल्यू है 4 एंड एक्सेलरेशन था हमारा 2, वैल्यू आई 8 न्यूटन। तो मेरे F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन और F2 की वैल्यू है 8 न्यूटन। यहां पर क्लियर हो गया कि F1 इज ग्रेटर देन F2। कितना ग्रेटर है? 2 न्यूटन्स, ठीक है। आई गेस सभी को ये न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पता चला कि आज के वीडियो में हमने क्या करा, हमने समझा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अलावा हमने उनको डेराइव करना भी सीखा है, साथ में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स। वीडियो यहीं तक का नहीं है, हमें आगे असेसमेंट्स भी करने हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला असेसमेंट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पता नहीं है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू ma, मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बाद में बोला गया था न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या हुआ, न्यूटन पर सेकेंड होगा क्या, बी ऑप्शन है न्यूटन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दे रखा है व्हाट विल बी मास ऑफ ए बॉडी, पूछा गया मास क्या होगा बॉडी का। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉडी पे ऑलरेडी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फटाफट सोल्व करते हैं। मास हमें फाइंड करना है, फोर्स हमें दे रखा है 10 न्यूटन एंड हमें एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए फॉर्मूला हो जाएगा F बाय ए। वैल्यू लगा के देखते हैं, वैल्यू लगाई 10/5, दैट विल बी 2। तो मास क्या आ गया आपका 2 kg। तो कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आई होप आपको आज के वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। मैं चाहूंगा आप अपनी सेहत का भी ध्यान रहे, अच्छे से पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।